हाँ बेटा, तो आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया था हमें पढ़ना होगा कि करंट डेंसिटी क्या होती है, देन ओम्स लॉ क्या होता है, उसके बारे में हमें स्टडी करना है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें होती है जैसे ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं, ओमिक सर्किट क्या होते हैं, नॉन ओमिक सर्किट क्या होते हैं, कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, इन सभी के बारे में हमें डिस्कस करना है। देन इनका रिलेशन क्या होता है ये भी हमें यहाँ डिस्कस करना होगा। ठीक है, तो वन बाय वन हम एवरी टॉपिक जो है कवर करते हुए चलते हैं। अच्छे समझिए और बार बार इनकी घर पर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जो टॉपिक मैं कराऊंगा उनमें से आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक, तो सबसे पहला अगर हम बात करें बेटा तो करंट डेंसिटी, कि जो करंट डेंसिटी है वो क्या होगी। तो बेटा अगर करंट डेंसिटी की बात किया जाए तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, जैसे आपने इसके पहले जो चैप्टर थे इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी आपने पढ़ा होगा। जनरली हमारे पास चार्ज डेंसिटी होती थी, और कितने तरह की चार्ज डेंसिटी होती थी? तीन तरह की। एक होता था लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा, एक होता था सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, एक होता था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गामा। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर क्या होता है, मेरे पास करंट डेंसिटी भी होता है। बट यहाँ पर जो करंट डेंसिटी होगा बेटा वो तीन तरह से नहीं होगा। यहाँ पर करंट डेंसिटी को हम सिर्फ एक ही फॉर्म में डिफाइन करेंगे, क्योंकि जो करंट फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर में, इस तरह से बात कर लो, मेरे पास कंडक्टर है, तो या तो वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा या फिर वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। एक साथ हर एक डायरेक्शन में फ्लो होने वाला नहीं है। तो करंट या तो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से क्रॉस होगा, या फिर जो करंट है वो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से क्रॉस होगा। ठीक है, तो जो करंट क्रॉस होने वाला है बेटा किसी पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पास होने वाला है, तो इसके लिए हम जो करंट डेंसिटी वाला टर्म यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं? एरिया के लिए, नहीं लीनियर के लिए, नहीं वॉल्यूम के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो करंट डेंसिटी क्या होता है बेटा, सिंपली डिफाइन किया गया है। मान लो कि मेरे पास कोई एक कंडक्टर इस तरह से, ठीक है, इस कंडक्टर में ये करंट फ्लो हो रहा है, इस कंडक्टर का नॉर्मल वेक्टर है ए वेक्टर। ठीक है, हाँ, तो मेरे पास एक कंडक्टर है बेटा, और इस कंडक्टर में मान लीजिए कि करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, और इस कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसका नॉर्मल वेक्टर हो गया। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये सरफेस के परपेंडिकुलर है। ठीक, अब करंट डेंसिटी को कैसे डिफाइन किया गया है? करंट डेंसिटी को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया। किसी भी यूनिट एरिया से जितना भी करंट फ्लो होता है बेटा उसी को हम क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी कहा जाता है। ठीक है, करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ठीक है, किसी भी यूनिट एरिया से जो करंट फ्लो हो रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा? करंट डेंसिटी कहेंगे। अब मान लो कि मेरा जो कंडक्टर है वो ऐसा नहीं होते हुए कुछ इस तरह से था, ऐसा, और करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, करेक्ट। अब इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, तो एरिया वेक्टर इधर आ गया भाई, इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इस कंडीशन में हम किस तरह से करंट डेंसिटी को डिफाइन करेंगे? तो मान लो कि ये जो एरिया वेक्टर है वो करंट की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो इस केस में जो हमें करंट डेंसिटी डिफाइन करनी होती है बेटा, वो कैसे डिफाइन करते हैं? करंट डेंसिटी को डिफाइन क्या आता है? करंट पर यूनिट एरिया इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कंपोनेंट ऑफ एरिया। हमें वह कंपोनेंट लेना है बेटा एरिया का जो करंट की डायरेक्शन में हो। तो इस ए का एक कंपोनेंट आएगा ए कॉस थीटा, जो करंट की डायरेक्शन में होगा। तो मेरे पास यहाँ हो जाएगा क्या बेटा? ए कॉस थीटा। तो करंट की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा? जे इंटू ए इंटू कॉस थीटा। अब अगर देखा जाए जे और ए को मल्टीप्लाई करने पर कॉस आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट किया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट डेंसिटी होता है बेटा मेरे पास वो कैसी क्वांटिटी है? वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन जो होगी वो करंट की डायरेक्शन में हमें ट्रीट करनी होगी। ठीक है, हुआ इतना क्लियर? तो ये क्या हो गया बेटा? आपका करंट डेंसिटी हो गया कि करंट डेंसिटी क्या होता है। चलिए, अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है दिस इज ओम्स लॉ, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एंट्रेंस एंड ऑल्सो फॉर बोर्ड। ठीक है, अब बेटा अगर हम ओम्स लॉ की बात करते हैं तो ओम्स लॉ क्या होता है? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओम्स लॉ ने डिफाइन किया है
कि मान लो कि मेरे पास कोई भी एक कंडक्टर है, ठीक है, ये मैंने क्या ले लिया, कंडक्टर ले लिया, कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है या जिसमें चार्ज फ्लो कर सकता है, वो मैंने डिवाइस ले ली कि मेरे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर का लेंथ जो है वो L है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, ठीक है। अब क्या बोला गया, अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं किया जाए, फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब उसकी लेंथ चेंज नहीं की जाए, उसका एरिया चेंज नहीं किया जाए, ठीक है, उसके मटेरियल मतलब उसकी डेंसिटी चेंज नहीं की जाए, टेम्परेचर चेंज नहीं की जाए, इनडायरेक्टली जितनी भी क्वांटिटी को मैं मेजर कर सकता हूँ, सारी क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, उन्हें सभी क्वांटिटी को एज इट इज रखा जाए, उनको बिल्कुल भी वेरी नहीं किया जाए, तो उस कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करते हैं किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस, वो पोटेंशियल डिफरेंस उस कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट की क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट इफ ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल कंडीशन रिमेन्स सेम। अगर सारी फिजिकल कंडीशन को सेम रखा जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है कंडक्टर के अक्रॉस, वो उसमें फ्लो होने वाले करंट के क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। अब अगर हम यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है R। दिस R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अब बात आती है कि भाई ये जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का, वो किन पे डिपेंड कर रहा है। देखने से क्या पता चल रहा है आपको कि जो रेजिस्टेंस होता है पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है और जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो मेरा जो रेजिस्टेंस है वो इन दोनों वेक्टर पे डिपेंड कर रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जो रेजिस्टेंस होता है वो नहीं पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, नहीं बेटा करंट पे डिपेंड करता है। हाँ, बट उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो इन दोनों के रेशो के इक्वल होती है। तो ये कहना गलत होगा कि वो इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, वो इन पे डिपेंड नहीं करता। कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो V और I पे डिपेंड नहीं करता, बट हाँ इतना कंफर्म है उसका जो रेजिस्टेंस होगा, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो इन दोनों के रेशो के इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा क्या हो गया बेटा, ओम्स लॉ हो गया। अब बात आती है कि यहाँ ओम्स लॉ में जो हमने रेजिस्टेंस यूज किया है, जो रेजिस्टेंस वर्ड यूज किया है, रेजिस्टेंस होता क्या है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उसमें फ्लो होने वाले करंट या उसमें फ्लो होने वाले चार्ज का अपोज करती है। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज। एक ऐसी प्रॉपर्टी कंडक्टर की जो उसमें फ्लो होने वाले चार्ज को अपोज करती है बेटा, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने रेजिस्टेंस पढ़ लिया। अब बात आती है कि रेजिस्टेंस जो होगा उसका एसआई यूनिट क्या होगा। एसआई यूनिट होगा, यहां से देखने पता चल रहा है, वोल्ट पर एम्पियर, जिसको हम ओम भी कहते हैं और सिंबल ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसका जो सिंबल होता है वो ओमेगा इस तरह से होता है, ओम का सिंबल ओमेगा, ठीक है। अब ये तो हो गया रेजिस्टेंस। अब बात आती है कि ये जो रेजिस्टेंस है इसके डेवलप होने का कॉज क्या होता है, ठीक है, और ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस के डेवलप होने का कॉज क्या है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मान लो कि मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा तो टकराएगा, फिर मोशन करेगा, फिर टकराएगा, फिर मोशन करेगा, फिर टकराएगा, फिर मोशन करेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। अब जितनी बार ये कोलिजन करेगा उतनी बार इसकी एनर्जी क्या होगी बेटा, लॉस होगी। और जब एनर्जी लॉस होगी तो ये स्लो हो जाएगा। अगर ये स्लो हो जाएगा तो क्रॉस करने में ज्यादा टाइम लेगा। अगर ये टाइम ज्यादा लेगा तो टाइम की वैल्यू ज्यादा लेने से करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, और करंट की वैल्यू कम होगी तो हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो तब डेवलप होती है जब करंट फ्लो हो रहा होता है, उसको अपोज करती है, ठीक है। तो ये क्यों डेवलप होता है बेटा, कोलिजन के कारण। अगर ये कोलिजन नहीं होते
तो एनर्जी लॉस नहीं होती, एनर्जी लॉस नहीं होती तो स्पीड कम नहीं होती, स्पीड कम नहीं होता तो टाइम कम नहीं होता, सॉरी टाइम नहीं बढ़ता, और टाइम नहीं बढ़ता तो करंट कम नहीं होता। तो इनडायरेक्टली कोलिजन इज द मेन कॉज ऑफ, जो कोलिजन होता है वही क्या होता है बेटा, कारण होता है किसका, हमारे रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इज कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम। जो मेन कॉज होता है बेटा रेजिस्टेंस का वो क्या होता है, कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स। ठीक है, अब बात आती है डिपेंडेंसी की, जो मेरा रेजिस्टेंस होता है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला जो फैक्टर होता है बेटा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। कि जो रेजिस्टेंस होता है बेटा किसी भी कंडक्टर का, वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर हम लेंथ इंक्रीज कर दे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। लेंथ बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जाएंगे, कोलिजन बढ़ते जाएगा, जिससे करंट कम होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। सेकंड जो फैक्टर होता है वो होता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिससे करंट फ्लो हो रहा है। तो मेरा जो रेजिस्टेंस होता है बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में बढ़ाऊंगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल ज्यादा फ्लो करेंगे, और जितना ज्यादा फ्लो करेंगे करंट उतना ज्यादा फ्लो होगा, तो रेजिस्टेंस उतना ही कम हो जाएगा, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। तीसरा जो फैक्टर होता है मेरा, वो रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी कंडक्टर का वो इंक्रीज होता है और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अगर मैं किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो भी क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, वो हमें जब हम ओम्स लॉ को डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉडल तो हमें अच्छे से क्लियर होगा कि जनरली जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर जो होता है रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका कहीं ना कहीं से रिलेशन किससे बेटा, रिलैक्सेशन टाइम से। अभी अगर हम बात करें नेक्स्ट, किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है बेटा वो डिपेंड करता है किस पे, मटेरियल पे। अगर मैं आयरन यूज करता हूं तो अलग रेजिस्टेंस होगा, कॉपर यूज करूंगा तो अलग रेजिस्टेंस होगा, एल्यूमिनियम यूज करूंगा तो अलग रेजिस्टेंस होगा, सिल्वर का अलग होगा, गोल्ड का रेजिस्टेंस अलग होगा। तो ये जो रेजिस्टेंस है किस पे डिपेंड कर रहा है, मटेरियल पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को लेकर कंबाइन कर दें तो हमारी नई डेफिनेशन बनेगी जिसको हम बोलते हैं क्या, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A है। इन दोनों को यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के बाद एक कांस्टेंट आता है रो। दिस रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रो इज रेजिस्टिंग, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या बन गया, RA/, ठीक है। R होता है मेरा ओम, मीटर स्क्वायर बाय मीटर, मतलब ओम इंटू मीटर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, रेजिस्टिविटी। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम इंटू मीटर, करेक्ट। तो ऐसा यूनिट ऑफ क्या हो गया बेटा मेरे पास, रेजिस्टिविटी हो गया। अब बात आती है कि रेजिस्टिविटी होती क्या है। रेजिस्टिविटी का भी मतलब होता है करंट का अपोज करना, और रेजिस्टेंस का भी मतलब क्या होता है, करंट को अपोज करना। जब दोनों ही अपोज कर रहे हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 ले लेता हूँ और लेंथ भी 1 ले लेता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इक्वल टू इट्स रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टिविटी उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के इक्वल होती है जिसका वॉल्यूम, एरिया मतलब लेंथ, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम क्या हो बेटा, यूनिट होता है। मतलब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों सेम टर्म होती है, बट जो रेजिस्टेंस वर्ड होता है वो पूरे कंडक्टर के लिए डिफाइन किया जाता है, बट जो रेजिस्टिविटी वर्ड होता है बेटा वो किसके लिए डिफाइन किया जाता है, एक उसके पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम के लिए। ठीक है, तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। हुआ इतना क्लियर? चलिए, बाकी अब इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके बाद रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन क्या होता है, ओमिक सर्किट और नॉन ओमिक सर्किट क्या होते हैं। ठीक है, ओके।